हेलो दोस्त, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम आपको रेलवे में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। जो भी प्रश्न होंगे जीके जीएस के प्रश्न होंगे। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न पढ़ा जाए और उत्तर देखा जाए। प्रश्न कहता है 201 नंबर किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो बता देते हैं आपको कि इससे पहले के जो प्रश्न है 1 से 200 तक के, उसको हम वीडियो बनाकर अपलोड इसी चैनल पर कर दिए हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है चंद्रगुप्त मौर्य। आगे चलते हैं 202 नंबर प्रश्न। 202 नंबर प्रश्न कहता है मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया। जवाब देना है शुंग वंश ने। मौर्य वंश ने किस मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त कर दिया। तो शुंग वंश ने समाप्त कर दिया। आगे चला जाए, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। जवाब में लिखना है वृद्धर्थ। आगे प्रश्न है मौर्योत्तर काल से, और जो ये प्रश्न होंगे इसके बाद मौर्योत्तर काल से होंगे। तो प्रश्न है 204 नंबर, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सही जवाब होगा सातवाहन वंश। आगे चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जवाब में छाप देना है चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ये सही नहीं है। आगे चलते हैं, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे। जवाब में छाप देना है ऑप्शन नंबर सी, क से कनिष्क और क से कुषाण। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या आप चलेंगे 207 के पास। प्रश्न है कनिष्क किस वंश का सम्राट था। तो जवाब डालना है कुषाण। आगे चला जाए, प्रश्न संख्या 208, शक युग का आरंभ कब हुआ था। याद रखना है सन 78 ईस्वी में। सन 78 ईस्वी में शक युग का आरंभ हुआ था। आगे चलते हैं 209 नंबर, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। सही जवाब होगा कौटिल्य। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व किस शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। सही जवाब देना है पहली। आगे चला जाए, प्रश्न है ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा किसने लिखा था। जवाब होगा खारवेल। आगे प्रश्न है, आगे चलते हैं, जो प्रश्न होंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य के होंगे। तो प्रश्न 212 कहता है प्रयाग प्रशस्ति हमें किसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जवाब होगा समुद्रगुप्त। आगे चलते हैं, कहता है हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। तो जवाब में छापना है पुष्पभूति वंश से। अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति का एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की किस पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। जवाब होगा हर्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। जवाब में छाप देना है हिवेन सांग यानी जुआनजांग इसको नाम था। आगे चलते हैं, प्रश्न है, प्रश्न से पहले विदेशी यात्री की बात करते हैं। हेन सांग हर्षवर्धन के समय में, फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, अलबरूनी महमूद गजनबी के शासनकाल में, और मार्को पोलो मारवर्मन कुलशेखर के समय में आया था। आगे चला जाए, प्रश्न संख्या 216, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। सही जवाब होगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, व्यक्ति और कार्य क्षेत्र, चरक महर्षि और आयुर्वेद विशारद, ब्रह्मगुप्त भारतीय गणितज्ञ, और वाराहमिहिर भारतीय गणितज्ञ ही थे। आगे चला जाए, 217 नंबर प्रश्न को समझा जाए और उसके अनुसार उसका उत्तर क्या होगा देखा जाए। इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। जवाब होगा बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में आया था। तो याद रखना है ह से हेनसांग और ह से हर्षवर्धन। जवाब सी हो जाएगा। आगे चला जाए, 219 कहता है कि कौन एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब में छापिएगा
हेनसांग। आगे चला जाए, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो यह भी हेनसांग ही होगा। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? जवाब में आपको क्या छापना है? तो जवाब में छाप देना है आपको हेनसांग। सही जवाब क्या होगा? हेनसांग। आगे चलते हैं, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? जवाब में छापना है हर्षवर्धन के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? जवाब हो जाएगा वाराहमिहिर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? जवाब होगा प्रभावती गुप्त। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? सही जवाब होगा विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? जवाब में क्या छापना है? चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 227। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? मेघदूत के लेखक है कालिदास। अगला प्रश्न है, प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? सही जवाब होगा गुप्त वंश। आगे चलते हैं, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीना वादक भी था? सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? सही जवाब होगा गुप्त साम्राज्य, 4वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? सही जवाब होगा गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? सही जवाब होगा कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किस पर अधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ युद्ध किया था? सही आंसर होगा कन्नौज। अगला प्रश्न है, 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने किस में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था? सही जवाब होगा मगध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? सही जवाब होगा पाटलिपुत्रा। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? सही जवाब होगा फहियान। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? सही आंसर होगा बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास निम्न में से किसने प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था? सही आंसर होगा राजपूत। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का किस ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था? सही जवाब होगा 390। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इत सिंह किसमें 3 वर्षों ठहर कर संस्कृत सीखा था? सही जवाब होगा ताम्रलिपि में, ताम्रलिप्ति। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय राजवंशी चोल चालुक्य पल्लव संगम ये वंश होंगे, तो संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? सही जवाब में छाप देना है तमिल। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई थी। अगला प्रश्न, चोल शिलालेख के चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? सही जवाब होगा शाला भोग कहा जाता था। अगला है, कहाँ होयसल साम्राज्य की राजधानी थी? सही जवाब होगा द्वार समुद्र। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? सही जवाब होगा चोल वंश। अगला प्रश्न है,
राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? सही जवाब होगा पल्लव। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किससे संबंधित थे? सही जवाब होगा चालुक्य वंश से। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? सही जवाब होगा चालुक्य। अगला प्रश्न है, 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी, तो सही जवाब में क्या छापना है आपको? सही जवाब में छाप देना है ऑप्शन नंबर ए पल्लव। तो चलिए आज के सेशन में यहीं पर समाप्त किया जाता है। बाकी आगे की वीडियो के लिए, आगे के प्रश्नों के लिए अगले वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।